उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भी एक हैरान और परेशान करने वाला मर्डर केस सामने आया। ये मामला दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड से काफी मिलता जुलता है। आजमगढ़ पुलिस ने 16 नवंबर को अहरौला थाना क्षेत्र के पश्चिम पट्टी गांव के एक कुएं से शव के टुकड़ों को बरामद किया, लेकिन इसमें शव का सिर नहीं है। ये पूरा मामला तब उजागर हुआ जब पुलिस एक गुमशुदगी के मामले की पड़ताल कर रही थी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि प्रिंस यादव नाम के एक शख्स ने अपनी पूर्व प्रेमिका की हत्या कर दी है। मृतका का नाम आराधना प्रजापति है। प्रिंस यादव और आराधना एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन आराधना की शादी कहीं और हो गई। इसके बाद से ही प्रिंस उस पर लगातार दबाव बनाता रहा और एक दिन उनसे किसी बहाने से आराधना को खेत की ओर उसने बुलाया और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, उसने शव का सिर वारदात की जगह से 6 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंका। पुलिस ने आरोपी प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस मामले से जुड़े 8 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस की 5 टीमें उनकी तलाशी में जुटी हुई हैं। सोलह तारीख को थाना क्षेत्र अहरौला में एक अज्ञात युवती की डेड बॉडी कुएं में मिली थी, जिसकी सिर नहीं था, बाकी बॉडी पार्ट्स काटे गए थे। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना का अनावरण किया गया है। इस घटना में प्रमुख अभियुक्त प्रिंस यादव, इसको पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। दाहिने पैर में इसके गोली लगी है। इसके पास से एक अवैध असला बरामद हुआ है। इससे पूछताछ में ये क्लियर हुआ कि इसका मृतका के साथ 2 साल से संबंध था। मृतका की फरवरी में इसी साल शादी हुई थी। ये उस समय विदेश में था। जब इसको पता चला तो इस बात से बहुत नाराज हुआ और ये वापस आया। इसने कोशिश की मृतका को डरा धमका के किसी भी प्रकार से प्रलोभन देके कि ये अपनी उस शादी को तोड़ दे और इसके साथ रहे। इसमें इसका साथ इसके परिजनों ने भी दिया। टोटल इसमें 9 अभियुक्त हैं, जिसमें से एक प्रिंस यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा अभियुक्त सर्वेश यादव, जो इसके मामा का लड़का है, ये फरार है। इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और इसके साथ 7 लोग अन्य हैं, जो या तो घटना की प्लानिंग में शामिल थे या जो अपराधियों को शरण देने में शामिल थे। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रवीश रंजन हमें देंगे। रवीश, 5 टीमें पुलिस की गठित की गई हैं। अब तक आरोपियों का कुछ पता चल पाया? और ये आरोपी जो अभी फरार है, किस तरह से संलिप्त है इस मामले में? देखिए, ये जो मुख्य आरोपी हैं प्रिंस यादव, उनको तो पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनके साथ में जो मामा का लड़का था सर्वेश, उसको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसके ऊपर में 25,000 रुपए का जो अवार्ड है वो भी रखा गया है। लेकिन ये जो मामला है ये 16 नवंबर को प्रकाश में आया था, जब एक पश्चिम पट्टी इलाका पड़ता है आजमगढ़ के पास में, तो वहां पर एक कुएं से एक लाश बरामद होती है और उसके बाद में इलाके में हड़कंप मच जाता है। उस लाश का सर नहीं था। तो जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि कुएं से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर जो है वो इस जो युवती है उसका जो है वो सर बरामद किया गया। और सर बरामद करने के बाद में फिर उनके परिजनों को बुलाया गया। तो परिजनों के बयान लेने के बाद ये पता चला कि युवती का एक संबंध जो है वो प्रिंस यादव से पहले से था, दोस्ती थी। और प्रिंस यादव जब उस युवती की शादी हुई तो वो विदेश में था और जब वो विदेश से वापस लौटा तो इस बात से बहुत नाराज था कि आखिर इसने शादी कैसे कर ली। तो फिर जो है वो अपने मामा के परिजनों के साथ में मिलकर प्रिंस ने उस युवती को एक सुनसान जगह पर बुलाया और बातचीत के बहाने पहले गला घोटा और उसके बाद में बॉडी के अलग अलग पार्ट करके और फिर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया, ताकि जो है ये बॉडी पहचान में ना आए। और पुलिस को भ्रमित करने के लिए वो अपने गांव से भी चला गया था। लेकिन बयान के बाद में सर्विलांस लगा के फिर उसकी लोकेशन पता की गई और तब ये पुलिस को पता चला कि जो प्रिंस यादव है, और कॉल डिटेल निकाली गई, तब ये पता चला कि प्रिंस यादव लगातार इस युवती के संपर्क में था। और उस दिन भी जो है वो जो लोकेशन है प्रिंस यादव की वो उसके घर के आसपास दिख रही थी। इसी के बिना पर फिर जो है जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की, तब ये पूरा मामला प्रकाश में आया। और रविवार को देर रात को जो है वो प्रिंस यादव को एक पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अब प्रिंस यादव को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 6 अन्य लोग जो है वो उसके साथ में उसके प्लानिंग में और सारी योजना बनाने में शामिल थे। और प्रिंस यादव का जो सहयोगी है सर्वेश, उसको भी पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि फिलहाल वो
कहीं गायब है, फरार है। 5 टीमें गठित की गई हैं, अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सर्वेश को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रवीश, ये मामला बिल्कुल श्रद्धा मर्डर केस से काफी मिलता जुलता है। उस मर्डर केस में अभी काफी अहम सुराग हैं जो मिलना बाकी हैं। इस केस में जो अहम सुराग है वो मिल चुके हैं और क्या आरोपी ने कबूलनामा कर लिया है पुलिस के सामने? जी देखिए, अभी साइंटिफिक एविडेंस तो मिले ही हैं। जैसा मैंने बताया कि मोबाइल की लोकेशन, कॉल डिटेल से मोटिव जो है वो साबित हो चुका है। तो पुलिस का ये कहना है कि मोटिव इस हत्या के पीछे साबित हुआ है। जहां तक बात धारदार हथियार की है जिससे इस युवती के बॉडी को काटा गया, उसको भी पुलिस ने जो है वो बरामद कर लिया है प्रिंस के बयान के आधार पर। अभी और प्रिंस से पूछताछ हो रही है। जैसा कि पुलिस खुद बता रही थी कि अभी 6 लोगों के शामिल होने की बात आ रही है कि एक पूरा परिवार इस पूरे हत्याकांड में शामिल था। जिस तरीके से प्रिंस ने अपने मामा के रिश्तेदारों को तैयार कर लिया था कि वो इस युवती की हत्या में शामिल हो, और खुद मामा का जो लड़का है सर्वेश वो शामिल था। तो अभी सर्वेश के पकड़ने के बाद में पुलिस का ये कहना है कि आमने सामने बैठकर पूछताछ और करवाई जाएगी और इनका जो पूछताछ है वो सर्वेश से भी होगी और दूसरे परिजनों से होगी। तो इसमें चीजें और निकल सकते हैं। लेकिन आरजू जो इसमें मेन जो मुख्य चीजें होती हैं कि एक तो हत्या किस मोटिव के जरिए किया गया है, तो वो मोटिव पुलिस ने मतलब जो इस्टेब्लिश किया है। साथ में ये भी है कि साइंटिफिक एविडेंस जो कि लोकेशन, कॉल डिटेल वो भी पुलिस के पास में है। फिर जो है जिस चीज से, दराती से जो हत्या की गई है और उसके बाद में बॉडी को अलग अलग पार्ट में काटा गया, तो वो हथियार भी जो है वो पुलिस ने बरामद कर लिए। तो पुलिस के पास आप कह सकते हैं कि बहुत ठोस जो है वो सबूत हैं पूरे मतलब इस मामले में। बिल्कुल, शुक्रिया रवीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं श्रद्धा मर्डर केस की। दिल्ली पुलिस ने महरौली के जंगल से सटे एक तालाब को खाली कराने की कोशिश की है। पुलिस को शक है कि श्रद्धा का सिर इसी तालाब में फेंका गया है। इसके साथ ही आरोपी आफ्ताब को लेकर पुलिस उसके फ्लैट पर पहुंची। मुंबई में भी दिल्ली पुलिस लगातार लोगों के बयान दर्ज कर रही है। इस बीच आज आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है, जिसके लिए सीएफएसएल से अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 5 दिन के अंदर आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने को कहा था। अब आफ्ताब की पुलिस रिमांड कल खत्म हो रही है। दरअसल पुलिस कल उसकी पेशी से पहले ही नार्को टेस्ट और जरूरी सबूत जुटाने की पुरजोर कोशिश में है। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस इस तालाब में सबूतों की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस नगर निगम के वाटर टैंकर लेकर पहुंची और रविवार पूरे दिन पानी निकाला। ये तालाब महरौली के उस जंगल से सटा है जहां आरोपी ने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे। सूत्रों की माने तो आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने श्रद्धा के सिर और शव के कुछ टुकड़े यहाँ फेंके हैं। हालांकि ये तालाब इतना बड़ा है कि उसे खाली करना आसान नहीं। सामने जो जंगल है, इस जंगल से ही पुलिस ने श्रद्धा के शव के टुकड़े बरामद किए हैं। लेकिन जंगल से सटा जो तालाब है, इस तालाब को अब पुलिस खाली करवाने की कोशिश कर रही है। हालांकि तालाब में पानी बहुत ज्यादा है। जानकारी ये मिली है कि श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े, खास तौर से सिर, आरोपी ने इसी तालाब में फेंक दिया था। तो पुलिस इस तालाब को खाली करवाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर दिल्ली नगर निगम की गाड़ियां भी आई हैं। इस इलाके के प्रधान मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महावीर जी, क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ पर? यहाँ पे ये सुबह से ये जो दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर हैं, उनके थ्रू ये पानी निकाल रहे हैं। और जैसे हिसाब से ये बता रहे हैं, उस हिसाब से तो कम से कम ये 1-2 महीना लग जाएगा, लेकिन ये तालाब खाली नहीं होगा। तो पुलिस यहाँ कब से आ रही है? पुलिस आज सुबह से कंटिन्यू आ रही है। पुलिस भी और ये जल बोर्ड के जो बड़े वाटर टैंक के पानी निकाल रहे हैं, सुबह से ये कंटिन्यू हो रहा है ये काम। पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच आफ्ताब को लेकर उसके फ्लैट गई। कई घंटे फ्लैट में तलाशी अभियान चला और पुलिस ने वहां से आफ्ताब और श्रद्धा के कुछ कपड़े, जूते और दूसरा सामान जब्त किया। इस सामान की फॉरेंसिक जांच होगी। आफ्ताब ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने श्रद्धा की हत्या के बाद 23 मई को श्रद्धा की 3 फोटो रसोई गैस में रखकर जला दी थीं।
जंगल से पुलिस को कुछ हड्डियां मिली हैं, जिसमें से एक हड्डी जबड़े की है। अब आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी है। दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई में भी लगातार जांच कर रही है। 8 से ज्यादा लोगों को बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा गया है। इनमें तीनों मकान मालिक भी शामिल हैं, जिनके मकान में श्रद्धा और आफताब किराए पर रहे थे। वहीं उस सोसाइटी के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, जिसमें आफताब का पूरा परिवार इस वारदात के खुलासे से 15 दिन पहले तक रहा था। पहली बार कब बात हुई थी आपकी अमीन पूनावाला से? यहाँ से जाने के बाद किसी से बात नहीं हुई। मतलब लगभग 20 दिन पहले? हाँ, 20 दिन यहाँ से जाने के समय बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई। क्या बोल रहे थे, क्या बताए, क्यों कुछ जा रहे उनके हैं, रेंट क्या एग्रीमेंट के लिए जा वगैरह, रहे सर उनके फ्लैट के एग्रीमेंट क्यों जा रहे हैं, कुछ ऐसा बताया? एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट वगैरह तो अभी रेंट पे दिए हैं, तो एग्रीमेंट वगैरह तो है हम लोग के पास। अच्छा, हाँ, तो परिवार के बारे में कोई किसके पता थ्रू? चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला है। माता पिता की कुछ जानकारी दी थी इन्होंने रेंट एग्रीमेंट पे? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। माता जो पिता की जानकारी नहीं 10 महीना शायद रहे थे। 10 महीना। हाँ, 10 महीने। लेकिन क्योंकि उनसे मेरे झगड़े को होते थे ऐसे सुना है। हाँ, ये खाली मैंने जब रहने को आई तब मेरे को पता चला, ऐसा कंप्लेंट कुछ नहीं आई थी। पुलिस ने क्या पुलिस को कुछ नहीं पूछा, खाली उन लोग का एग्रीमेंट मैंने किराया दिया था वही पूछा और बाकी कुछ नहीं पूछा। भाड़े पे देने के लिए किसने ब्रोकर के जरिए कॉन्टेक्ट? ब्रोकर के जरिए। ब्रोकर ने क्या बताया था, कौन लोग हैं? कपल बोला था। शादीशुदा कपल बोला था ऐसा कि लिविंग वाले? आफताब के दोस्त भी इस वारदात की जानकारी से सकते में हैं। उनकी मांग है कि आफताब को सख्त सजा मिले। पहले दिन टीवी पे देखा तो देख के मैं खुद शॉक्ड हो गया कि यार ये लड़के ने क्या कर दिया। उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। सब चीज़ का एक सॉल्यूशन रहता है, चाहे कितना भी तुम किससे भी कुछ भी झगड़ा कर लो, लेकिन एक बात करने का एक तरीका होता है। अगर बात करते तो शायद ये कदम उसको ना उठाना पड़ता। मैं तो यही डिमांड करूंगा कानून से कि उसको सख्त से कड़ी कार्रवाई हो उसके ऊपर और जल्द से जल्द उसका कुछ फैसला है। पुलिस की कोशिश है कि सारे सबूत इकट्ठा किए जाएं, जिससे आफताब बच ना पाए। इसलिए पुलिस की टीम उन तमाम जगहों पर लगातार जा रही है जहां आफताब और श्रद्धा गए थे, और उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है जिनसे वो मिले। लगातार पुलिस कोशिश ये कर रही है कि आरोपी जो कि 5 दिन की रिमांड पर है और 5 दिन की रिमांड के दौरान जो भी सबूत पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे सबूत इकट्ठे किए जाएं, ताकि कोर्ट में जब ये केस जाए तो पुलिस अपना केस मजबूत कर पाए। हालांकि 6 महीने का वक्त हत्या को निकल चुका है। ऐसे में बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए कि जो अहम सुराग है वो इकट्ठा करना, खासतौर से श्रद्धा का मोबाइल, उसके कपड़े, उसके शव के टुकड़े और वेपन और ऑफेंस। मुंबई से अपने सहयोगी सुनील सिंह के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। श्रद्धा के लिए न्याय की मांग को लेकर मुंबई के वसई में कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में शामिल लोगों की मांग है कि केस की अच्छे से जांच की जाए और आरोपी आफताब को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। उधर शुक्रवार को मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सूटकेस में युवती की लाश मिली। हत्या के बाद शव को सूटकेस में डालकर फेंका गया था। आखिरकार युवती की शिनाख्त हो गई है। वो दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली थी। युवती के परिवार वालों ने ही शव की पहचान की। परिजनों का कहना है कि 17 नवंबर से ही युवती लापता थी। पुलिस अब हत्या की जांच में जुट गई है और तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं। हर एंगल से जांच की जा रही है। एक राया कट के पास एक युवती का रेड बैग में, ट्रॉली बैग में डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त के लिए हमारी पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। आज हम लोगों को सूचना मिली और उसके परिवार के, उसकी मां और उसके भाई आए हैं। उन्होंने उसकी पहचान की है। ये लोग बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली के रहने वाले हैं और अब उनके परिवार से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि क्या गतिविधि रही है और आगे हमारी क्या कार्रवाई होगी। परिवार जैसे ही हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, हम लोग आगे उसके बढ़ेंगे। ये लड़की जो अब तक जानकारी हुई है 17 तारीख को सुबह अपने घर से निकली थी।
बिहार के वैशाली से खबर है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया और इस हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और इन मृतकों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने भी शोक जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान केंद्र की ओर से किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस हादसे पर शोक जाहिर किया। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कईयों की हालत गंभीर भी है और मृतकों में कई बच्चे भी शामिल हैं। तो इस हादसे पर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि राष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी शोक जाहिर किया। इस हादसे के बाद ट्वीट करके दुख जाहिर किया गया, साथ ही मदद का ऐलान भी किया गया। ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया और इस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस से ये ट्वीट किया गया। इस हादसे के बाद पीएमओ ने ट्वीट कर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मदद का ऐलान किया। ट्वीट में लिखा गया कि वैशाली में हुआ हादसा दुखद है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। साथ ही आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर हादसे पर शोक जताया। उन्होंने लिखा, आज रात्रि हाजीपुर में एक सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु की खबर से मैं आहत हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना उन्होंने व्यक्त की। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही उन्होंने लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति, उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। क्रिया का पूजा होता है, उसके पूर्व में न्योता दिया जाता है देवताओं को। इसी परंपरा के तहत यहाँ सब एकत्रित होते हैं, पूजा कर रहे हैं। अचानक जैसा कि लोग बता रहे हैं कि शराब के नशे में था, अनियंत्रित होकर के चला गया। 10-12 लोग कितना मौत हुई है यहाँ पे? लगभग 10-12। आप ये बता रहे हैं कि मैम कि इस बिहार में शराबबंदी है, फिर भी लोग शराब पी करके गाड़ी चलाते। अभी देखिए शराब पूरा प्रशासन मुस्तैदी के साथ इस घटना को पीड़ितों के साथ खड़े हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और एक ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। इस दौरान 8 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कई लोग इस दौरान घायल हुए हैं। जो घायल हुए हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ने शोक जाहिर किया है। उधर पुणे बेंगलुरु हाईवे पर पुणे के नवले पुल पर एक बड़ा हादसा हो गया। पहले तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मारी। करीब 48 गाड़ियां एक दूसरे से जा टकराई। इस हादसे में 30 लोग घायल हुए हैं। 15 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सीएम शिंदे ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुणे के नवले पुल पर यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर ने दरअसल टक्कर मारी और इस दौरान करीब 48 गाड़ियां एक दूसरे से जा टकराई। इस हादसे के दौरान करीब 30 लोग घायल हुए हैं। साथ ही 15 लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। इन 30 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर इनका इलाज जारी है। हादसे की वजह पता करने की कोशिश की जा रही है। पुणे बेंगलुरु हाईवे से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर नवले पुल के पास ये हादसा हुआ है और कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं। 30 लोग इस दौरान घायल हुए हैं। 15 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। 48 गाड़ियां बताई जा रही हैं जो टकराई हैं और इस दौरान ये सभी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। तस्वीरें आप हाईवे से देख पा रहे हैं। पुणे बेंगलुरु हाईवे से ये तस्वीरें सामने आई जब नवले पुल पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार से आ रहा था कंटेनर, उसने टक्कर मारी और इस दौरान 48 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमें देंगे। सुनील, कुछ पता चल पाई हादसे की वजह क्या रही? देखिए, अभी तो जानकारी मिल रही है कि दरअसल ये जो जगह है ये पुणे बेंगलुरु पर नवले पुल है। ये ढलान जैसे शुरू होती वहीं से ये हादसा शुरू हुआ और ये जो कंटेनर था बताया जा रहा है कि एक तो तेज गति से चल रहा था, ऊपर से अचानक से
उसका ब्रेक फेल हो गया। ये बहुत ही प्राथमिक अभी तक ये जानकारी आ रही है। ब्रेक फेल हो गया जिसकी वजह से ड्राइवर का नियंत्रण छूट गया और वो सभी गाड़ियों को रोकता हुआ टकराता हुआ पीछे से टक्कर दी और गाड़ियां चूंकि उस दौरान तेज रफ्तार से चल रही थी तो सभी गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई और नतीजा ये हुआ कि 48 गाड़ियां एक दूसरे से टकराई हैं। कई गाड़ियां बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसमें कुछ लोग फंस भी गए थे। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, सिंहगढ़ पुलिस थाना है, वहां के पुलिसकर्मी, पुणे के जो दमकल कर्मी और लगभग 8 से 10 एम्बुलेंस वहां पर भेजी गई और जल्द से जल्द सभी को निकालकर अस्पताल ले जाया गया। 30 के आसपास लोगों के जख्मी होने की खबर थी, सभी को अस्पताल में ले जाया गया था। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि बाकी सभी को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया गया है। 3 लोग अभी हैं जो पास में नौले में ही एक अस्पताल है, वहां पर अभी उनका इलाज चल रहा है। बाकी सभी को घर जाने दिया गया। तो इतना भीषण हादसा, अगर आप तस्वीरें देखेंगी, गाड़ियां किस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, ऐसे में किसी की जनहानि न होना एक अच्छी बात है। यही एक राहत की बात रही है, वरना बहुत बड़ा भीषण ये हादसा है। अब जो है रात भर में पुलिस ने सभी क्षतिग्रस्त गाड़ियों को बीच सड़क से हटाकर अब किनारे कर दिया है, अलग हटा दिया गया है और जो रास्ता बंद था कई घंटों तक, उस पुणे बेंगलुरु हाईवे को भी खोल दिया गया है। गाड़ियां की आवाजाही शुरू हो चुकी है। और सुनील, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। कोई कमेटी या फिर कोई टीम बनाई गई है इसके लिए? कमेटी की अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसा कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच करने के लिए कहा है। जो भी घायल हैं उनको तुरंत मदद देने के लिए कहा है, जो भी इलाज की मदद हो वो। जो गाड़ियां थी सड़क पर थी, मलबे बिखरे हुए थे, तो उसको हटाकर यातायात शुरू करने के लिए उन्होंने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस जगह पे अक्सर कई हादसे हुए हैं, तो उसकी भी जांच की जाए। अगर कोई खामियां हैं तो उस सड़क की खामियों को भी दूर किया जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये ऐसा स्पॉट है जहाँ पर बहुत हादसे होते रहते हैं और अब तक कई लोगों की इसके पहले हुए के हादसों में जाने भी जा चुकी है। शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।